बच्चों, आज हम लोग 11th की जो दो बुक है 11th के अंदर अपने पास में, जिसके अंदर एक बुक का नाम है पोलि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें हम लोग देखते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का क्या मतलब है और पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 के बाद से जब इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है, पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे मैं आपको चैप्टर के नाम बताता हूँ कि जैसे पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई, या वाई एंड हाउ, हमें क्यों चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्यों चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया और ये सारी चीज़ें। दूसरा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि सिटीजनशिप क्या होती है, उसके बाद यूनियन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स दे रखे हैं उनका क्या मतलब है। उसके बाद हमारे देश के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं, उसके बाद फेडरलिज्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस बुक के अंदर देखेंगे, किसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के अंदर। इस बुक के अंदर हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। ठीक है, और हमारे देश को उसकी कैसे ज़रूरत है और क्या क्या उसके अंदर दिक्कत आ रही है। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जुडिशरी क्या है, फेडरलिज्म क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है। और उसके बाद ये सारा हम पढ़ के हम लोग इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि पूरा फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ हम इस बुक के अंदर देखेंगे। अब बात आती है पॉलिटिकल थ्योरी को हम बाद में क्यों करेंगे और पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक है इसको पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी एक थ्योरिटिकल बुक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने भी जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल रखी हैं वो सारा पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक के अंदर पहले आती हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। क्योंकि इक्वलिटी है ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, लिबर्टी आप वहाँ पे पढ़ोगे, या जितने भी जो अच्छी जो एथिकल एंड मोरल जो चीज़ें हैं जो कि एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पहले जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक को पढ़ लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी वो बुक। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो पहले हम लोगों को ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हम ज़्यादा डेप्थ में ना देखते हुए सिर्फ हमारी जो बुक है उसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आप एक बुक की तरह समझिए, एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि जिसके अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स का मतलब जो कि हमारे देश को जरूरत है ही है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। दैट इज फंडामेंटल, दैट इज बेसिक। तो हमारे देश को गवर्न करने के लिए, हमारे देश को एक स्मूथली फंक्शन करने के लिए, हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो कि डेमोक्रेसी है, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने के लिए इस चीज़ की हमें ज़रूरत है 100%। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो, फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री, ये ऐसे ही बोल सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कैसे डील करोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लिखी हुई एक बुक है जिसके अंदर वो सारी बातें लिख रखी हैं कि हमारा देश कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन कैसे करेगा, कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी गवर्न करेगी, कैसे उसके अंदर इलेक्शन होंगे, किसकी सैलरी कितनी होगी, कौन, मतलब जो सैलरी इन द सेंस कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की पोस्ट के ऊपर जो लोग हैं, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ को डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी, स्ट्रक्चर, एक शब्द तुम्हें याद हो जाना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, ये गवर्नमेंट का मतलब क्या है जी?
कि जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अब ये तीनों के पास पावर क्या क्या है और ये इनके काम क्या क्या है। तो तीन शब्द याद हुए, स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शन। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके लिए है? ये सिटीजन्स के लिए बनाया है। अब सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे और ड्यूटीज क्या होगी? तो 5 शब्द आपको याद हो जाने चाहिए, स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में किसी भी कंट्री में 2 टाइप के ग्रुप रहते हैं। एक रहता है जी इंडिविजुअल, या आप उसको बोल सकते हो पीपल। अच्छा, दूसरा ग्रुप कौन सा रहता है? उनको संभालने के लिए गवर्नमेंट रहती है। गवर्नमेंट को तुम एक तरह से फिलहाल के लिए स्टेट भी बोल सकते हो। तो एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन सही बढ़िया तरीके से काम कैसे करेगा, देश कैसे काम अच्छे से करेगा? जब इनके बीच में रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा। तो रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए, इसका मतलब एक देश को ढंग से काम करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों के बीच में एक स्मूथ रिलेशनशिप रहे, उसके लिए भी बहुत सारी बातें बोल रखी हैं। तो अब तुम्हें सिर्फ 5-6 शब्द याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्ट्रक्चर बताता है, पावर, फंक्शन, राइट, ड्यूटीज, रिलेशनशिप बताता है। ये सब चीज़ें हमें बताता है जी। अब आते हैं आगे। अब है कि बात, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों है? पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमें एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है। ठीक है, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि हमें काम क्या करना है। मीन्स ये हमें एक गाइड करता है, मीन्स हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और डायरेक्शन या गाइड कब होगा? एक तो सुबह मान लीजिए कि तुमने रात को ऐसा कोई प्लान ही नहीं किया कि कल तुम्हें काम क्या करना है, और एक रात को तुमने प्लान कर लिया कि कल सुबह उठ के मेरे को ये 5 काम करने हैं। तो तुम्हारे पास प्रायोरिटी सेट रहेगी ना कि तुम्हें काम क्या क्या करने हैं। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेसिक रूल्स बता देता है कि आपको काम क्या क्या करने हैं। ठीक है, इस चीज़ से होगा क्या? इस चीज़ से आसानी रहेगी, स्मूथ फंक्शनिंग होगी गवर्नमेंट की एंड सोसाइटी की। कोई ऐसे नहीं कि मिसगाइड नहीं होगा, कोई भी ऐसे मतलब डायरेक्शन लेस नहीं होगा कि उसको पता ही नहीं है काम क्या करना है। अभी एटलीस्ट गवर्नमेंट को और लोगों को पता है कि काम क्या क्या करने हैं आपको, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग होगी। इट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, पहली चीज़। दूसरा, जब स्मूथ फंक्शनिंग होगी, जब सभी को इस बात का पता होगा कि भाई आपके काम क्या क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। आपकी ड्यूटीज़ क्या है मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मीन्स आपके पास पावर क्या है। जब आपको ये बातें पता होंगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर आर्की का पता होगा। आर्की मीन्स पावर, कि पावर किसके पास है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर अब्सेंस ऑफ पावर नहीं होगा। जब अब्सेंस ऑफ पावर नहीं होगा, इट मीन्स अनार्की नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एनार्की नहीं आएगी एंड आर्बिट्रेरीनेस नहीं आएगी। समझ गए बात को? आर्बिट्रेरीनेस का मतलब मन चाहा जैसा भी रूल बना दिया वैसा सिस्टम नहीं होगा, कुछ भी कर रहे हैं वैसा काम नहीं होगा। ठीक है, सभी को एक डायरेक्शन होगी। जैसे कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे देश में हर 5 साल के बाद में इलेक्शन होंगे। मीन्स इलेक्शन रेगुलर बेस पे होंगे। ऐसा नहीं कि जब मेरे को लगा कि हाँ अभी तो सारे के सारे पूरा देश मेरी तरफ झुका हुआ है और सभी मेरे से खुश है, चलो इलेक्शन करा के अगले 5 साल के लिए सेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप कैसा भी काम करो, इलेक्शन जैसे 2024 में हुए, अब इलेक्शन 2029 में ही होंगे, 2024 से 2029 में होंगे। पहला काम समझ में आया कि सेट ऑफ बेसिक रूल्स। दूसरा काम क्या है जी, ये आपको आपके पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है भाई? डेमोक्रेसी है। मीन्स हमारे देश के अंदर पावर किसके पास है? लोगों के पास है। तो डेमोक्रेसी का नेचर एंड डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बताता है कि आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, रिपब्लिक होगा, कैसा आपका देश होगा। समझे? तो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी किसने बताया है कि डेमोक्रेसी मीन्स, हमारे देश को किसने बताया कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी है? ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई। समझे?
अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके साथ साथ में एक और चीज़ भी बताई कि जब हम डेमोक्रेसी बन गए, इट मीन्स इंडिया एक सोवरिगन कंट्री बन गया। सोवरिगन का मतलब कि हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे। हमारे देश के डिसीजन को कोई दूसरा कंट्री या कोई दूसरा इंसान, बाहरी इंसान या कोई भी एलियन हमारे देश के डिसीजन लेने में हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा, हमारा देश सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट का मतलब आप सिंपल ऐसे समझिए, सोशलिस्ट को भी आप एक पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन आप जब पूरा मतलब 15-20 पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ोगे तब आप सोशलिस्ट को पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। अब सोशलिस्ट का मतलब यही रहेगा कि सोसाइटी के लिए मीन्स सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट करेगी लोगों की वेलफेयर के लिए, बात समझे। लेकिन अब ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है सोशलिस्ट की जो मैंने बताया, लेकिन क्या हमारे देश में गवर्नमेंट करती है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट? बिल्कुल करती है। रिजर्वेशन दे के करती है ना, गवर्नमेंट ही तो रिजर्वेशन दे रही है, तो ये सोशलिस्ट की वजह से है। सेक्युलर है हमारा देश, बिल्कुल है जी। कैसे है? कोई भी रिलीजन हमारे देश के अंदर एक दूसरे से ऊपर नहीं है, सभी रिलीजन हमारे देश में इक्वल है। ये कौन मानता है इक्वल है? ये कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, इसी वजह से आज हम मानते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मीन्स हमारे देश का जो राजा है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब कि लोग राजा को चुनेंगे, ठीक है, मीन्स पावर लोगों के हाथ में रहेगी, मीन्स पावर रूल बाय पीपल होगी, रूल बाय पीपल। अच्छा जी, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि आपके देश का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, मीन्स प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट कौन करेगा? लोग करेंगे। लोग डायरेक्ट तो नहीं करते, इनडायरेक्ट करते। तो इनडायरेक्ट के अंदर कौन करता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं जी एमएलए, एमपी, और वो प्रेसिडेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन वो एमएलए और एमपी को किसने इलेक्ट किया? हमने किया। तो इनडायरेक्टली तो हमने ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए जी। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है? पहली जरूरत इसलिए कि ये हमें बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये हमारे डेमोक्रेसी मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करता है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कुछ गारंटी। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ गारंटी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है जी? ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। समझे इस बात को कि ये जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसके अंदर आर्टिकल 12 से 35 के अंदर पार्ट 3 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। तो ये एक तरह से गारंटी होगी, अगर आपको कोई भी राइट आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपको फंडामेंटल राइट मिले तो आपके पास ये तो गारंटी हो गई कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता। अगर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा तो इसका मतलब आपके साथ जस्टिस होगा, हमेशा आपको न्याय मिलेगा, आपको आज़ादी मीन्स लिबर्टी मिलेगी, आपको इक्वल, आपके देश में आप सभी जितने भी लोग रह रहे हैं सभी इक्वल होंगे। और जब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी मिलेगी तो इसका मतलब आप सभी पूरी सोसाइटी भाईचारे के साथ मीन्स फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड के साथ में रह रही है। बात समझे? तो ये 3 चीज हो गई। अच्छा, फोर्थ जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए वो है कि चलो इंडिया के सिटीजन तो सभी अपने हिसाब से नॉर्मली रह रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि आपने डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके और सभी जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया, उन रिप्रेजेंटेटिव में से पीएम बन गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई और प्रेसिडेंट बन गए और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोग आ गए। अभी ये लोग कितने साल के लिए आ गए जी? 5 साल के लिए। अब ये 5 साल तक तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना आपके साथ में, मीन्स आपके साथ गलत भी तो कर सकते हैं। तो ये उन 5 साल तक कुछ गलत ना करे, उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों के ऊपर लिमिट लगा रखी है। मीन्स इनकी जो पावर है ना
वो पावर रेस्ट्रिक्टेड है इनके पास। ऐसा नहीं है कि इनका मन किया वैसे ही कुछ भी कर देंगे, नहीं, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इनकी पावर के ऊपर लिमिट लगा रखी है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जब इनकी पावर के ऊपर लिमिट लगेगी तो ये मन माना और मन चाहा तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब रोक किसके ऊपर लग गई? मन मानने और मन चाहे व्यवहार पे रोक लग गई। मतलब रोक लग गई अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करता है। बात समझे? इसका मतलब कि इनकी पावर को चेक और बैलेंस किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू। और वो डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से, वो हम आगे पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के अंदर। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये डिफरेंट ऑर्गन है। अब देखो, जैसे जुडिशरी के अंदर आ गया जी एक जज ने कुछ गलत किया तो लेजिस्लेचर उसको हटा सकता है। इसका मतलब जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल किसका? लेजिस्लेचर का। जुडिशरी मीन्स एक जज को अपॉइंट करने की कुछ पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। तो इसका मतलब जज का हटना और उस पोस्ट पे आना तो दोनों तो जुडिशरी के हाथ में तो नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के हाथ में। इसका मतलब जुडिशरी इन दोनों के कंट्रोल में है। अच्छा जी, अब आप एग्जीक्यूटिव किसके कंट्रोल में? एग्जीक्यूटिव आप तभी बनोगे जब आप पहले लेजिस्लेचर बनोगे। इसका मतलब आपका एग्जीक्यूटिव बनना तो लेजिस्लेचर के हाथ में। मीन्स आप एमएलए या एमपी बनोगे तभी तो आपका कल्याण होगा, समझे? तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव किसके हाथ में हो गया? लेजिस्लेचर के हाथ में। अब लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, वो लॉ सही है या गलत है उसका फैसला जुडिशरी करेगी। तो आप समझ रहे हो, मतलब कोई भी अल्टीमेट नहीं है, सभी के पास लिमिटेड पावर है। इनकी पावर को चेक एंड बैलेंस किया जाएगा बार बार में। अच्छा जी, 4 हमने जरूरतें पढ़ ली। अब 5वीं जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातों के थ्रू हमें इस बात का पता चलता है कि हमारे देश के नेशनल आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं। मीन्स हमारे देश के लोग चाहते क्या हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो सारी बातें लिख रखी हैं कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एंड आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। बात समझे? कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश की क्या वैल्यूज है, आपके आइडियल्स क्या हैं और आपकी एस्पिरेशंस क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलती है। अब कोई बाहरी इंसान, मीन्स इंडिया का कोई भी, मीन्स इंडिया से बाहर का कोई इंसान इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के इस बात को समझ सकता है कि भारत के लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर पूरा डेप्थ में अगर प्रीएम्बल को भी पढ़ लोगे, जो हमारे जैसे कि आपकी बुक के पहले पेज के ऊपर कंटेंट लिखा होता है ना, उसके बाद तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब आता है, तो कंटेंट लिखा होता है। तो सिर्फ आप कंटेंट को पढ़ के आप ये जान सकते हो कि इस बुक के अंदर क्या क्या बात होगी। तो कंटेंट ही एक तरह से प्रीएम्बल है। ठीक है, तो आप पूरे प्रीएम्बल को पढ़ के, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल्यूमनली टू रिजोल्व कॉन्स्टिट्यूट और ये सब जो बातें लिख रखी है, ये सब बातें पढ़ के भी आप इस बात को जान सकते हो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। मीन्स आप कॉन्स्टिट्यूशन का विजन जान सकते हो। ठीक है जी, अब हमने यहाँ तक देखा। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, वो उन्होंने बनाना शुरू किया 1946 में और कंप्लीट किया 1950 में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। 2 बात याद रखनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसके थ्रू बनाया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर टोटल मेंबर थे 389, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो बाद में रह गए जी 299। अब ये जो 299 लोग थे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्या वो लोग इलेक्टेड थे? बिल्कुल इलेक्टेड थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किसके द्वारा? बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जैसे आज अपने देश के अंदर 28 + 8 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी, उसी तरह
ये प्रोविंसेस थी, तो उनके लोगों के वो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा ये इलेक्टेड थे, ठीक है जी। तो एक तरह से तो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही थे। अब बात आ गई कि यहाँ पे 2-3 पोस्ट इंपॉर्टेंट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। वो कौन कौन सी पोस्ट थी? एक तो थी जी प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडिया का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन होगा? तो वो थे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो उसको हेड कौन कर रहा था, मीन्स प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बात आ गया जी, मेन जो चीज थी, एक कमेटी थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग के थे अंबेडकर। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई। वो डिबेट एंड डिस्कशन होते होते और साथ साथ में काम चलता रहा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन उसको पूरा होने में लगते हैं। 2 years 11 months and 18 days। अब जैसे मैंने बताया कि ड्राफ्टिंग एक कमेटी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, लेकिन क्या सिर्फ एक ही कमेटी थी? नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारी कमेटीज थी, अलग अलग काम डिवाइड कर रखे थे। तो 8 मेजर एंड 13 सब कमेटीज टोटल वहां पे थी। मीन्स टोटल 21 कमेटी थी, तो काफी सारी कमेटीज थी, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो पूरी की पूरी जितनी भी डिस्कशन थी वो सारी ओपन थी, डेमोक्रेटिक थी एंड ट्रांसपेरेंट थी। ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब बैकडोर में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और लोगों को बोल दिया कि ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, लोगों के साथ भी डिस्कशन किए गए, लोगों को भी बताया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसा बना रहे। लोगों ने भी अपने फीडबैक दिए थे और उसके बाद में उन फीडबैक के ऊपर भी काम हुआ था। तो काफी सारी चीजें इसके ऊपर हुई थी। तो आपको मेन जो बातें याद रखनी है वो हमने यहाँ पे देखी हैं, ठीक है जी। उसके बाद में हमें ये चीज देखनी है कि लोग बोलते हैं कि हमने तो दूसरे देशों से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, या दूसरे देशों के जो भी रूल या लॉज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले। ऐसा नहीं है, हमने हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से, कि हमारे देश को किस चीज की जरूरत है, हमारे देश की सिचुएशन कैसी है, हमारे देश में लोग कैसे पढ़े लिखे हैं, या कैसी उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या उनके पास स्किल है, हम क्या दूसरे देशों के जो सिस्टम है, दूसरे देशों के जो फीचर्स हैं, उनको हम हमारे देश में क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पहले देखी हैं। उसके बाद में हमने दूसरे देशों से कुछ कुछ फीचर्स लिए हैं। तो वो हमने क्या क्या लिए वो हम देखते हैं जी। देखो, हमने यूनाइटेड किंगडम से एक सिस्टम लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब सीधा सीधा सा इतना है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट होगी। उस पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्ट करेगा? पीपल ऑफ इंडिया करेंगे। तो एक तरह से भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जिसका दूसरा नाम तुम लोग एमपी भी बोल सकते हो, वो एमपी पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे और वो एमपी लॉज बनाएंगे, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलेंगे। और वो लेजिस्लेचर हमारे राज्यसभा एंड लोकसभा होगा। तो ये जो सारा टाइप का जो सिस्टम है ना, कि अपर हाउस राज्यसभा होगा, लोअर हाउस लोकसभा होगा, ये सब जो चीजें हैं, ये हमने कहाँ से लिया जी? ये हमने सीखा यूनाइटेड किंगडम से। दूसरा एक और चीज हमने लिया, रूल ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 के अंदर आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तब देखोगे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, जैसे मान लो रूल ऑफ लॉ छोड़ो, मैं बोलूं कि रूल ऑफ प्रेसिडेंट, तो तुम क्या समझोगे कि हमारे देश में रूल किसका है? प्रेसिडेंट का। मैं बोलूं रूल ऑफ पीएम, तो तुम क्या समझोगे? पीएम का रूल है हमारे देश में। अगर मैं बोलूं रूल ऑफ मोदी जी, तो इसका मतलब तुम सीधा समझ लोगे कि हमारे देश में रूल किसका है? मोदी जी का। लेकिन हमारे देश में ना ही मोदी जी का रूल है, ना पीएम का, ना प्रेसिडेंट का। हमारे देश में किसका रूल है? हमारे देश में लॉ का रूल है। और लॉ का रूल है। अब वो लॉ क्या है? वो लॉ तो बहुत सारे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब लॉ तो और भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है। तो हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन
अब रूल ऑफ लॉ इसलिए डाला गया ताकि कोई भी इंसान अपनी मनमर्जी, अपने मन चाहे ढंग से आर्बिट्रेरी और अनार्की वाला काम ना करे, और जो सभी लोग मिलजुल के लॉ बनाए उसी का काम, उसी के हिसाब से देश आगे काम करे। तो यूके से हमने दो चीजें लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ। अब बात आती है जी यूएसए। अब यूएसए से हमने लिया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 to 35 के बीच में है। दूसरा हमने यूएसए से एक नई चीज सीखी जो थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी मीन्स जजेस के हाथ में, जो जज होते हैं उनके हाथ में बहुत ही मीन्स एक्सट्रीम लेवल की पावर होती है कि वो किसी आदमी की जान ले भी सकते हैं, किसी भी इंसान को, मतलब उसको तो डेथ सेंटेंस मीन्स मृत्यु दंड भी सुना सकते हैं। तो उस वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया गया कि जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, एमएलए, एमपी, पीएम, प्रेसिडेंट के दबाव में काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी? यूएसए से सीखी। तो यूएसए से एक और चीज़ हमने लिया, दैट इज प्रीएम्बल, जो कि मैं 5 मिनट पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि प्रीएम्बल क्या होता है। बुक का पहला जो पेज है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया जहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है, तो वो 3 चीजें हमने यूएसए से लिया और यूके से 2 चीजें, ठीक है। अब बात आती है आयरलैंड की। तो आयरलैंड से हमने लिया जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया के आर्टिकल 36 to 51 में इस बात को हमने डाल रखा है, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सीधा सीधा सा इतना काम होता है कि जो स्टेट भारत के लोगों के लिए कुछ पॉलिसी बनाएगा, भारत के लोगों के लिए कुछ भी सोशल वेलफेयर का काम करेगा, उस काम करने, मतलब वो जो पॉलिसी कैसे बनेगी स्टेट के द्वारा, उसके लिए कुछ सिद्धांतों का, उन प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ेगा। किसको जी? जो कि लॉ मेकर हैं, ठीक है, मीन्स जो स्टेट है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स ये सारी बातें आर्टिकल 36 से 51 में लिख रखी हैं। तो 3 देशों से आपने पढ़ा। 4th है जी कनाडा। कनाडा से हमने ये लिया कि फेडरेशन मीन्स, जैसे कि 10th के पहले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा है कि फेडरेशन क्या रहता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर यहाँ पे सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट, तो इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन हमारा जो फेडरलिज्म है वहाँ पर हमारे पास पावर सभी के पास डिवाइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर या सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो ये बात हमने कहाँ से ली? कनाडा से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन ही नहीं कर रखी, तो उसके ऊपर डिसीजन लेने की जो पूरी कैपेबिलिटी एंड अथॉरिटी है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। इसका मतलब हो गया रेसिडुअल पावर। जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 के अंदर, उस टाइम तो हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इन सब चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन बाद में तो ये चीज़ आई, तो आगे कुछ और भी आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने की जो पावर है वो स्टेट के पास या लोकल गवर्नमेंट के पास ना हो के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसको हम रेसिडुअल पावर बोलते हैं। तो कनाडा से हमने 2 चीज़ें लिया। अब आयरलैंड से लिया डीपीएसपी, यूएसए से लिया फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रीएम्बल। अब हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया जी हमने कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि मान लो कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों का डिसीजन देखा जाएगा क्या है। और फिर हमने कनाडा से तो ले रखा है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो साथ में कंकरेंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों अपने अपने एडवाइस देंगे और दोनों डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो हम सेंटर की बात सुनेंगे। बात समझे? अच्छा, यूएसएसआर से हमने क्या ले रखा है जी? यूएसएसआर से हमने ऑस्ट्रेलिया रह गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंकरेंट देख लिया। अब है लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है, ठीक है। जो हमारे देश का प्रीएम्बल है उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से ली है?
ऑस्ट्रेलिया से, और प्रीएम्बल कहाँ से लिए, यूएसए से, इस बात को याद रखना है। उसके बाद रसिया की बात आती है, रसिया से हमने लिया है मीन्स यूएसएसआर से आर्टिकल 51A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रखी है, और ये 5 ईयर प्लान्स का जो आइडिया था, जो कि हमने प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमारे देश के अंदर इंडल्ज या मीन्स हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन के अंदर हमने इसके 5 ईयर प्लान के थ्रू हमने काम किया था, जो कि प्लानिंग कमीशन अभी तो 2015-16 में हट ही गया था। उसके बाद में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया था। तो ये जो 5 ईयर प्लान वाला आइडिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया था, यूएसएसआर से लिया था, जो कि अभी 5 ईयर प्लान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आ जाओ बात जर्मनी। जर्मनी मीन्स वेमार, वहाँ से हमने इमरजेंसी प्रोविजन जो कि आर्टिकल 352, 356, 360 एंड 365, ये सब जो बातें हमने ले रखी हैं, ये हमने कहाँ से ली हैं जी, जर्मनी से ली हैं। तो अभी हमने पढ़ा 7 देशों से हमने क्या क्या चीज़ें ली है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अब हमें ये चीज़ को पढ़ना है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो पहला तो है कि हमारे देश के अंदर हमने प्रोसीजर को प्रोसीजर हमने डिसाइड कर रखे हैं कि सबसे पहली चीज़ रहेगी कि रूल ऑफ लॉ ही सबसे सुप्रीम रहेगा, ठीक है। मीन्स लेज डाउन प्रोसीजर मीन्स हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, इट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। पहली चीज कि लॉ सबसे सुप्रीम रहेगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशन जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, एक या ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। इन इंस्टीट्यूशंस के पास में पावर भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास ये भी बताता है कि भाई आपके पास पावर तो है, लेकिन आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अनलिमिटेड पावर इसलिए नहीं दे रखी ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेरी रूल शुरू ना करते हैं। पहले ये बात समझ में आएगी जी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोगों को एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी मिलती है। फेयर और जस्ट का मतलब, फेयर का मतलब जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब भेदभाव कैसे नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स तो दे रखे हैं तो उसकी वजह से, और सभी के साथ में न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। जस्ट का मतलब न्याय, जो भी जैसे न्याय, ठीक है। मीन्स सभी के साथ जस्टिस होगा। जस्टिस जो शब्द है वो जस्ट से ही बना है, मीन्स किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स फंडामेंटल राइट के थ्रू हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलता है, और भी इंडिविजुअल फ्रीडम मिलते हैं, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमें यहाँ से मिलता है। अब जब हमारे पास में रूल ऑफ लॉ होगा, फंडामेंटल राइट मिले, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिला, इसका मतलब हमारे देश में एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। समझे बात को? एक स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यू रहेगी, लोगों के बीच में टेंशन नहीं होगी, इनसिक्योरिटी नहीं होगी, डेमोक्रेटिक ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, क्योंकि मतलब इलेक्शन प्रोसीजर 5 साल के बाद में होगा, इलेक्शन 5 साल के बाद में रूटीन और रेगुलर बेस पे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के हाथ में पावर जा रही है तो पिछले वाले इनसिक्योर होकर और लड़ाई दंगे शुरू करते, ये सब चीज़ें हमारे देश में नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे देश के अंदर। कि जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ आ गई जिसको भाई अब लगता है कि ये तो आउटडेटेड हो गई, ये पुरानी हो गई, आज की सोसाइटी के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो हमारे देश के अंदर अमेंडमेंट प्रोसीजर भी है। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आर्टिकल 368 के थ्रू, ताकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस भी कर पाएँ। अब आपको एक चीज़ देखनी है, बिल्कुल होश में सुनना है इस बात को, कि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा का मतलब हमारे देश में हज़ारों लैंग्वेज, ठीक है, हज़ारों मीन्स रिचुअल्स हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, कितनी सारी लैंग्वेज हैं, कितने सारे मीन्स स्टेट हैं, कल्चर कितने सारे हैं, ठीक है। और
मतलब हमारे देश की बाउंड्री वाटर के साथ भी लगती है, लैंड के साथ भी लगती है, माउंटेन्स के साथ भी लगती है। तो जैसे जियोग्राफी चेंज होगी तो लोगों के कल्चर चेंज होंगे, लोगों का कल्चर चेंज होगा तो लोगों के अलग अलग रिचुअल्स होंगे, अलग उनका ड्रेसिंग सेंस होगा। तो ये सारी चीज़ों की मतलब जियोग्राफी हमारी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। कहीं पे तुम प्लेट्यू देखोगे, कहीं पे तुम माउंटेन्स देखोगे, कहीं पे तुम डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान देखोगे, कहीं पे तुम आइलैंड्स देखोगे, कहीं पे तुम कोस्टल एरिया देखोगे, ठीक है। कहीं पे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है तो वहाँ पे अलग टाइप के लोग रहते हैं, साउथ में अलग रहते हैं, मिडल जो इंडिया है वहाँ पे अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उन सभी लोगों को इंक्लूसिव एक तरह से हमें तो ग्रोथ करना है। तो सभी लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि भाई तुम तो सभी के सभी भारत का ही हिस्सा हो। इसका मतलब सभी लोगों के लिए राइट्स भी बनाए गए, सभी लोगों के लिए ड्यूटीज भी बनाई गई। तो जब इतना सारा चीज होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सीधी सी बात है ना कि भाई लेंदी तो होगा। तो इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेष बात मीन्स फीचर तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंदी मीन्स सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसको हमने लिख रखा है। तो पहला फीचर क्या है जी, लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 एंड 8 शेड्यूल, ये पुराना है। अभी हमारे देश के अंदर 12 शेड्यूल है, ये ओरिजिनली लिख रखा है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अभी तो 12 शेड्यूल है, ठीक है जी। और अभी तो 470 प्लस आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 24 पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम मन किया तभी बदल सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, लेकिन क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत के हिसाब से बदल सकते? बदल सकते, तो फ्लेक्सिबल भी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विशेष ये है कि जो हमने कनाडा से लिया था कि हमारे देश के अंदर फेडरल सिस्टम है, लेकिन हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ज्यादा चलेगी, मतलब फेडरल सिस्टम बट विद यूनिटरी बायस। बात समझे तुम्हें? चौथी बात जो है हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स ये हमने यूके से लिया था, ये हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमने यूएसए से ये फीचर बोरो किया था। फंडामेंटल राइट्स है, ये हमने यूएसए से लिया था। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमने यूएसएसआर से लिया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये जितनी भी चीजें जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाती है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया था, ठीक है। तो ऐसे कर करके इसको जितना ज्यादा बार पढ़ोगे तो आपका पूरा मतलब चैप्टर, ये इस नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। और इस वीडियो को देख लो, और जो बातें मैंने बोली हैं वो अपने इन स्लाइड्स के अंदर या अपनी नोटबुक में थोड़ा थोड़ा डालते रहो, ठीक है। तो आपका सारा का सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब एक बात है कि क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं? क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं क्या? या बदल नहीं मीन्स उसकी जैसे कोई बात लिख रखी है तो उसका दूसरा मतलब हम निकाल सकते हैं क्या? या कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा? या कोई ऐसा आर्टिकल, जैसे तुम्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, रियल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वो कॉमन सिटीजन तो उसको पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको कौन इंटरप्रेट किया, कौन उसको पढ़ के समझाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का इस लाइन का ये मतलब है? तो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फाइनल इंटरप्रेटर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी जैसे आर्टिकल 14 की या आर्टिकल 19 की डेफिनेशन या वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है उस बात को जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उसी को फाइनल माना जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज है ना वो एम्बिगुअस है, मतलब कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज। आपने पढ़ा भी है, जैसे कुछ बच्चे जो शाम वाली क्लास में पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल वाली जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जो तुम वीडियोस देखोगे तो तुमने फंडामेंटल राइट्स अभी जो 12 से 35 तक पढ़े, तो तुम्हें कहीं पे लगेगा कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है, कहीं पे लगेगा कि मार्शल लॉ, कहीं पे लगेगा कि सिटीजन्स के पास पावर है। लेकिन अल्टीमेटली इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ना कि उसके लिए हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत चाहिए। तो इंटरप्रेट हमारे लिए कौन करता है? उसको आसान भाषा में हमें कौन समझाता है? सुप्रीम कोर्ट समझाता है। दूसरा इसलिए ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई भी बात बोल देगी। जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 की
के बारे में 1950 के अंदर कोई भी बात बोल दी कि भाई आर्टिकल 19 का ये मतलब है, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी स्टेटमेंट को भी चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो चेंज हो गई। सोसाइटी अब 1950 में अलग थी, आज अलग है, ठीक है। तो दो चीजों की वजह से हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठते हैं, वो जजेस को इस बात का ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जज जो है उस बात का ध्यान रखना है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखना है, मींस स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम लेवल पे रखना है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पर्सनल चीजें उसके अंदर आ जाए, ठीक है। देश एक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, देश स्मूथली फंक्शन करे, देश के अंदर कोई भी टेंशन क्रिएट ना हो, कोई भी प्रोटेस्ट और इस टाइप की चीजें ना हो, ताकि देश का पॉलिटिकल सिस्टम गड़बड़ाए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जजेस को हमेशा इस हिसाब से इंटरप्रेट ही करना है कि उनको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, जो कॉन्साइंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको सबसे ऊपर और ध्यान में रखते हुए उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना भी तो जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदला जा सकता है, वो सारी बात आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है। अब 3 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं, वो पार्लियामेंट ही करती है, ठीक है। एक तो होता है जी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि मान लो पार्लियामेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल नंबर 100 है। अब 100 में से हर रोज 100 लोग तो नहीं आएंगे, मान लो एक दिन 60 लोग आ गए। अब 60 में से मैं सिंपल मेजोरिटी समझा रहा हूँ, तो अगर उस दिन पार्लियामेंट को कोई भी चीज़ को पास करना है और वो पासिंग सिर्फ डिमांड कर रहा है सिंपल मेजोरिटी को, तो पार्लियामेंट कितने लोगों से हाँ बुलवा ले, 31 लोगों से हाँ बुलवा ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सिंपल मेजोरिटी से कोई भी चीज़ पास। अब मेजोरिटी वैसे तो 51 होती है, 100 का तो 50% से ज़्यादा, लेकिन सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही है कि टोटल स्ट्रेंथ नहीं देखी जाएगी, प्रेजेंट लोग कितने हैं, समझे। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और स्पेशल मेजोरिटी के 2-3 डेफिनेशन होते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और ये सब चीज़ें। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी को आप इतना समझो कि 50 मतलब जितनी टोटल स्ट्रेंथ है ना, चाहे उस दिन 60 लोग आए हैं तो भी आपको 51 लोगों से हाँ ही बुलवाना पड़ेगा, या कई जगह पे 2/3 भी होता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है कि सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। एक ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट हर बार जब डिसीजन लेती है, जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ सेंटर से ही रिलेटेड हो। अब मान लो कि पार्लियामेंट को ऐसा कोई डिसीजन लेना है जिसकी वजह से कोई स्टेट है, स्टेट की कोई पावर आगे पीछे हो रही है, तो उसकी वजह से फेडरलिज्म आ गया ना बीच में। अभी फेडरलिज्म बीच में आया तो एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, दूसरा उसको जो हाफ ऑफ द स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर, उनसे भी हाँ बुलवाना पड़ेगा। मीन्स हमारे देश में 28 स्टेट है, तो 14 स्टेट से हाँ बुलवानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए जहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, स्टेट से रिलेटेड या फेडरलिज्म की कोई बात आ रही है। अब यहाँ पर तुम लोगों को ये आ जाए 28 में से 15 की, मीन्स स्टेट की यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। अगर यहाँ पे लिख देते मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो 28 डिवाइड बाई 2 + 1 मीन्स 14 + 1 मीन्स 15 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट है, मीन्स 14 स्टेट की हाँ चाहिए, ना कि 15 की, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे देश के अंदर सिंपल मेजोरिटी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, स्पेशल मेजोरिटी और ये सब चीज़ें रिजिडिटी दिखाती है। तो हमारे देश के अंदर रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो इस चीज़ से हमारे देश के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आ गई जी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि हमारा देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग जैसे कि विद टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि जो 1950 में बना था वही 2025 में भी चल रहा है, नहीं।
जो 1950 में बना उसके बाद में हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। इसका मतलब लिविंग जो चीज़ होती है वो तो बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इवॉल्व्स विद टाइम। बात समझ में आ गई? अच्छा, पहली चीज़ आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में, ये कंक्लूजन वो चीज़ है जो कि आपको हर एक आंसर में लिखना है जो पहले चैप्टर से आए। अब देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द विल एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी बात नहीं लिख रखी जो कि लोग ना चाहते हों और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने लिख दी। लोगों के अगेंस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही बातें लिख रखी हैं जो हमारे देश के लोग चाहते हैं, मीन्स जो हमारे देश के लोगों की एस्पिरेशंस हैं। बात समझ में आ गई? हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है कि हमारे देश में हर समय डेमोक्रेसी रहेगी, उसके बाद इक्वलिटी रहेगी और लिबर्टी रहेगी और जस्टिस रहेगा। ठीक है, मीन्स अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ही सबसे ऊपर रखता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो, ये हमारा चैप्टर जितना था, ये हमारा चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना, ये स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लेना जहां से आपको यही क्वेश्चन करने हैं बार बार में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेयरमैन कौन था? अंबेडकर थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है जी। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखो, व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट? अब ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए 2 लाइन लिख दिया, लेकिन आपको इसको लंबा चौड़ा करके लिखना है। ठीक है, जितनी नॉलेज तुम्हें उतना सब लिखना है, बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड एज पर द चेंजिंग नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और टाइम के साथ चेंज होता है, सोशियो पॉलिटिकल और ये सब चीज़ें, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही हैं, अभी सोसाइटी बदल गई है, और ऐसी ऐसी करके तुम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो यहाँ पे कितनी सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 में नहीं आएगा, 3 में आ सकता है, 5 में आ सकता है, 4 में, जो भी आता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार में रिवाइज करना। देखो, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डिबेट हुए थे, डिस्कशंस हुए थे, और बहुत सारी कमेटीज थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो लोग थे जो समाज के अलग अलग जगह से आए हुए थे। साउथ इंडिया से भी थे, नॉर्थ से भी थे, वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, टीचर भी थे, अलग अलग गरीब भी थे, जो कि जैसे सरदार बलदेव सिंह भी थे, ठीक है, या फिर नेहरू भी थे, पटेल भी थे, बहुत सारे अलग अलग लोग थे। ठीक है, तो आप मतलब ये समझो कि समाज के अलग अलग तबके के लोग जब किसी भी ग्रुप के अंदर बैठ के, तभी तो पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर पाएंगे। समझे बात को? इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो जो कि मैंने स्लाइड्स के अंदर लिखवा रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द 5 रीजन व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात मैं पहले करवा चुका हूँ कि बेसिक रूल चाहिए, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, नेशनल वैल्यूज शो करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बताता है, प्रीएम्बल दे रखा है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे देश की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रखा है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, जो बच्चे शाम वाली क्लास जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मेंशन 3 सोर्सेज फ्रॉम विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फीचर्स एंड व्हाई दे आर। तो मैंने तुम्हें 7-8 कंट्रीज के ये चीज़ें करवाई थी, तो यहाँ पे आप किसी भी 3 कंट्रीज के लिख दो, या 8 के 8 के लिख दो, जितने तुम्हें याद है सारे लिख दो। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। मेरी तरफ से यहाँ से पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर हम कल जो करेंगे वो सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसके अंदर है कि राइट्स क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकंड चैप्टर का जो नाम है राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड चैप्टर का नाम है राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेकंड चैप्टर है, ये हम कल करेंगे। ऐसे करके टोटल 10 चैप्टर हैं शायद तुम्हारी बुक में, तो 10 के 10 चैप्टर हम 10 दिन में कर लेंगे, और सारी ये प्लेलिस्ट तुम्हें इसके अंदर मिलेगी। 11th पॉलिटी, प्लेलिस्ट का नाम बता रहा हूँ,
11th पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर जाना और ये तुम्हें बुक मिल जाएगी। फिर दूसरी जो प्लेलिस्ट बनेगी वो बनेगी 11th पॉलिटी पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसे करके आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।